नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा की। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए हिंसा मामले में अब चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने दंगा प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया था और दंगे को लेकर लोगों से बातचीत भी की थी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि इस दौरान टीम को कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं जिन्हें राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा। देखिए, जो 8 तारीख की घटना बनभूलपुरा क्षेत्र में घटी है, थाने को भी आग लगाई गई और 100 से ऊपर वाहन जले हैं। एक गंभीर घटना है, कलंकित करने वाली है उत्तराखंड में। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी अगले दिन आकर के घटना की जानकारी ली और पीड़ितों से भी मिले, सबसे बात की उन्होंने। मुख्य सचिव भी मिले, प्रमुख सचिव और आपके पुलिस महानिदेशक भी आए और हमारी केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी यहाँ आई। उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है। महिला आयोग की टीम भी अभी अपना दौरा किया है, उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है और अल्पसंख्यक आयोग की भी नज़र पूरे घटनाक्रम पर है और हम भी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उस रिपोर्ट में हमें ऐसा लगता है कि जो चौंकाने वाले कुछ बिंदु हमने ढूंढे हैं और जिन पर हमने संज्ञान लिया है उन पर हम जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट हमारी चौंकाने वाली होगी और वो घटना को सही स्थितियों की जानकारी सरकार तक पहुँच। पहाड़ की बेटी अंकिता के लिए अब इंसाफ की मांग और तेज होने लगी है। दरअसल अंकिता के माता पिता अब तक हुई कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रहे हैं और आखिरकार वे श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अंकिता के पिता ने मामले में वीवीआईपी के नाम का खुलासा न होने, केस में एसआईटी के अब तक वीवीआईपी और आरोपियों की कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन ना खंगालने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अंकिता के माता पिता के समर्थन में कई सामाजिक संगठन भी उतरे हैं। अंकिता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को देह व्यापार में धकेला जा रहा था। मुख्य आरोपी पुलकित के पिता विनोद आर्य राज्य मंत्री थे, इसलिए उनको सरकार की शय मिल रही थी। तो ये तमाम तरह के आरोप अंकिता के पिता की ओर से लगाए जा रहे हैं। पहाड़ की बेटी के लिए इंसाफ की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। क्या अंकिता के माता पिता के धरना प्रदर्शन से सरकार दबाव में आती है? उसके बाद अंकिता के माता पिता की मांग पर अब क्या अंकिता हत्याकांड की जो सुनवाई है वो और तेज होगी? ये सब देखने वाली बातें होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अंकिता केस किस करवट बैठता हुआ नजर आता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा तो उन्होंने स्लोगन दे दिया है, लेकिन उन्हीं के बीजेपी के लोग और आरएस के नेता, उन्हीं के बीच में ऐसे बलात्कारी लोग हैं जो हम तो अपनी लड़की को पढ़ा देते हैं, वो तो जॉब के लिए बाहर जाएगी, इन्हीं के आदमी उनको देह व्यापार में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि देह जो पुलकित आ रहे हैं वहाँ रिजॉर्ट में, वो तो ऐसे ही धंधा करते हैं वहाँ। फौज से हो और फौज में अनुशासन होता है और अनुशासन, जब मैं अभी यहाँ की राजनीति को देखता हूँ, एक बेटी के साथ इस तरह से अन्याय होता है और उसे न्याय नहीं मिलता है और लगभग 17 माह का समय हो चुका है। भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये स्लोगन है, ये धरातल पे देखने को नहीं मिलता है। आप देखिए कि जिस दिन अंकिता भंडारी के साथ ये हादसा हुआ है, उस दिन उस रिसोर्ट को उसी समय जो है तोड़ने की कोशिश की। इसका मतलब ये था कि सीधे सीधे अंकिता भंडारी को न्याय न मिले और जो भी वहाँ पे साक्ष्य हैं उनको मिटाने की जो ये वहाँ पे कोशिश की गई है, ये बहुत गलत किया गया है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम सब यहाँ पे सभी कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक महिला हूँ और मेरे साथ भी यहाँ पर अन्याय हुआ है कि जिस तरीके से मेरा कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया और हमें लगातार परेशान करा गया, लेकिन फिर भी मैं मैदान में खड़ी हूँ और एक मातृ शक्ति, सारी हमारी जितनी भी मातृ शक्ति यहाँ पर खड़ी हैं और जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता। चोकराथा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। त्यूणी के पास त्यूणी अटाल रोड पर एक कार गहरे खाई में गिर गई थी। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।
जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले थे और दसऊं में चालदा महाराज के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कार बेकाबू होकर 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद खाई से मृतकों के शव निकाले गए। वहीं घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। हाल ही में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आया था। मामले को प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने विधानसभा में उठाया। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएससी चौंड से हेरवाल गांव की 2 गर्भवती महिलाओं को बौराड़ी रेफर किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। जब कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने यह मुद्दा सदन में उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सदन में डॉक्टरों की लापरवाही को कबूल किया। उन्होंने कहा कि सीएससी में 3 डॉक्टर्स की तैनाती थी, लेकिन तीनों ही गैर हाजिर थे। रिपोर्ट के आधार पर तीनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो प्रतापनगर की घटना हुई, वो घटना सच में काफ़ी दुखदायक घटना थी। और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहाँ पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित थे, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी। और सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को, उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीन डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे और उनको जवाब भी मांगा गया था। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में जब 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज फ्री हो चुका है, 1 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं का जो जच्चे बच्चा होते समय हम उनको हॉस्पिटल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विपक्षी पार्टी पर छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत एसपी सिटी से की है। गणेश गोदियाल का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। उनके फर्जी हस्ताक्षर और एक झूठा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके जरिए धार्मिक गोलबंदी कर विधानसभा चुनाव में मतों का ध्रुवीकरण कर उन्हें और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि पहले भी थाना कोतवाली में मामले को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी की ओर से यह साजिश रची जा रही है। गणेश गोदियाल ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। शॉर्ट से उनके फ़ोन नंबर और वो उनके नाम है, मैंने वो बाकायदा नाम लिखकर शिकायत की है कि ये लोग मेरे संज्ञान में आए हैं कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और इन लोगों के खिलाफ और बाकायदा और ऐसे लोग हों जो ऐसी कोशिश कर रहे हों। बतेरी बातें मेरे संज्ञान में नहीं होंगी। अब पुलिस का जांच का विषय है कि कौन कौन इसको डाल रहा है, कहां, किसके आदेश पर डाल। पहाड़ की परेशानियों को लेकर बीएसपी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने सवाल खड़े किए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों के विधायक खुद पहाड़ में नहीं रहना चाहते तो फिर उनके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि जो विधायक पहाड़ से चुने जाते हैं वे विधायक बनने के बाद देहरादून और दूसरे मैदानी इलाकों में ही पूरा वक्त बिता देते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहना चाहते। इसके अलावा मोहम्मद शहजाद ने गैरसैंण के भराड़ी सैंण में बने विधानसभा भवन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस जगह विधानसभा भवन बनाया गया है वो जगह ठीक नहीं है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सरकार ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए हैं, केवल जनभावनाओं की बात कहकर राजनीति की जा रही है। जब उत्तराखंड के लिए संघर्ष हो रहा था तो गैरसैंण राजधानी बनाने की बात हुई। गैरसैंण राजधानी नहीं बनाया गया है। 2 दिन के सत्र करने से या 3 दिन का सत्र करने से क्या गैरसैंण का विकास हो जाएगा? क्या गैरसैंण राजधानी बन जाएगा? मैं समझता हूँ ये सिर्फ शगुफा है, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। जो पहाड़ के विधायक है, जो पहाड़ का प्लान है, जो विधायक वहां निर्वाचित होते हैं, मैं तो देखता हूं कि वो 90% जीवन देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, बाजपुर, हल्द्वानी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के साथ निकाय चुनाव भी होने हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है। साथ ही पार्टी ने संगठन का विस्तार करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सियासी विशेषज्ञों की माने तो जिन कंधों पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, उनमें से कुछ पदाधिकारी सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेताओं को गुमराह करने में लगे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने काशीपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जनता को विद फैमिली दावत के लिए बुलाया गया था। जब आसपास के लोग दावत करने पहुंचे तो दावत से पहले लोगों को नेताजी का भाषण भी सुनाया गया। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में जिन कंधों पर जिम्मेदारी दी है, वे पार्टी को कितनी दूर तक ले जाते हैं। कुछ नहीं है, ये तो संगठन का था। अब उसमें अगर कोई अपने भाई होते हैं कि वो अपने अपने जो उनके अपने कैंडिडेट होते हैं, हर आदमी चाहता है राजनीति में कि भाई हमारा आदमी लड़े, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी अभी कोई घर घर जाकर दावतें करी गई हैं, नहीं, ऐसा हमारे नॉलेज में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ये तो संगठन का था। अब उसमें अगर कोई अपने उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और विपक्ष के विधायक मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों पर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक महंत दिलीप रावत ने इस मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का प्रवेश खतरनाक साबित हो रहा है। गुलदार के हमलों की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसके अलावा कई इलाकों में जंगली हाथी और बंदर फसल को बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। प्रदेश में जो आक्रोशित जनता है उनके उद्गार को प्रकट करने के लिए हमने निवेदन किया है कि एक विशेष सत्र का जो है यहाँ विधानसभा में होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी सकारात्मक जवाब दिया है कि हम इसमें बात करेंगे कि अगर कोई विशेष सत्र अगर कोई हो गया तो हम इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि ये बड़े गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि आज हरिद्वार की हर की पेड़ी में हाथी आज चले जा रहा है और जहाँ टाइगर नहीं जाता था वहाँ भी टाइगर मूवमेंट कर रहा है। और रोज़ आप कोई दिन अखबार देख लिए, आप रोज दिन अपनी न्यूज़ देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई निवाला हमारा बच्चा या कोई व्यक्ति हमारा ये बनने पशु से जो है उसका निवाला नहीं बन रहा है। तो मेरे इन सारी समस्याओं के लिए निवारण के लिए मैंने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के विशेष। तो उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो लगातार चिंता का सबब बनता जा रहा है। दरअसल आबादी का दायरा बढ़ने से जंगलों का तेजी से कटाव हो रहा है और जंगली जानवर शहरों और गांवों में प्रवेश कर रहे हैं। अगर पिछले 4 से 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में करीब 444 लोगों की मौत हो चुकी है। विधानसभा में जब मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर सवाल उठे तो सरकार ने ये आंकड़े सदन में रखे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य के 71% भूभाग पर वन है, बहुत से आबादी क्षेत्र वनों से घिरे हुए हैं, जिससे जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वन विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर मुआवजा भी बढ़ा दिया है। जो आपका कहना है, देखिए सरकार की जमीन और खासकर वन विभाग की जमीन आपको मालूम है, ये जमीन फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत इस पर चाहे इसको स्थानांतरण करना हो, किसी को देने का प्रश्न हो, लीज का प्रश्न हो, ये सब एफसी एक्ट के तहत होता है। और उस पर और कोई सरकारी जमीन भी होती है, राज्य सरकार की जमीन हो, फॉरेस्ट से इतर भी हो, अवैध अतिक्रमण को हटाना सरकार की प्राथमिकता में रहा है। और इसके अलावा जो पुराने वो हैं कब्जे हैं, उनको लेकर हमारी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम लिया है और कैबिनेट में मेरी अध्यक्षता। बुलेटिन के आखिर में बात मसूरी की भी कर लेते हैं, जहां जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के प्रवेश द्वार पर 200 रुपए एंट्री फीस ली जा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालन की जिम्मेदारी ठेकेदार को सौंपी है, लेकिन आरोप है कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भूमाफियाओं को बेच दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने करीब 25 करोड़ की लागत से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और आसपास के इलाकों का जीर्णोद्धार करवाया था। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि जॉर्ज एवरेस्ट में स्थानीय लोगों को फ्री में आने जाने दिया जाए और पार्किंग की दर भी न्यूनतम रखी जाए। इसके अलावा जो जनसंपर्क मार्ग ठेकेदार ने बंद किए हैं, उन्हें भी तत्काल खोला जाए।
लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने ठेकेदार की मनमानी पर रोक नहीं लगाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले 2 दिन पहले एक प्रकरण यहाँ पर आया है जिसमें एक फूड वैन संचालन, हमारे रवि ऊपर फूड वैन संचालन करते हैं, जिनकी रात को यहाँ पर बर्बरतापूर्वक इनकी फूड वैन को फेंका गया और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे। हमने सुशील होटल टूरिज्म अधिकारी, उनको हमने लेटर दिया था कि वो यहाँ पर 11 बजे पहुँच के अपने पेपर्स दिखाएंगे, क्योंकि हमने RTI के माध्यम से पता करा तो जिसमें ये क्लियर हुआ है कि ये जो रोड है ये नगर पालिका ने इन्हें कभी भी ट्रांसफ़र करी नहीं है। ये नगर पालिका की रोड है, इसमें अवैध वसूली 200 रुपये यहाँ पर की जा रही है। 1000 रुपये पार्किंग जो यहाँ पर ऊपर जाने का जो लिया जा रहा है वो अवैध है, क्योंकि इसमें ये साफ साफ है कि रोड टूरिज्म की है ही नहीं। पर हम बराबर चल रहे हैं, इनको कह रहे हैं, इन्हें हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं सुनाई नहीं दे रहा, कोई भी इसमें जो है स्ट्रिक्टली कोई ले नहीं रहा एक्शन, कुछ भी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनकी RTI वगैरह सारी मांग कर, जो भी जितना भी पेपर वर्क है सब हम तैयार कर रहे हैं। सारा हमने PIL की तैयारी कर ली है। यहाँ पे जो है ये हाई कोर्ट से ही शायद लग रहा है कि वहीं से हमें मिलेगा, जो भी राहत मिलेगी। यहाँ तो दिख नहीं रही, यहाँ नहीं। हमने सब ट्राई कर लिया। हमारी DM हेल्पलाइन वहाँ नीचे CM हेल्पलाइन बंद कर दी है, PMO पर डाली थी हमने, वो बंद हो गया है। हमारे से सिर्फ पेपर वर्क करते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता है। को जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ। शाह फैमिली के आखिरी वारिस, मोहित सर इधर आ जाए। आखिरी वारिस, क्या आपके नाना ने ये सड़क बेची? कभी नहीं बेची, कभी नहीं बेची। ठीक है, हमने RTI लगाई। RTI लगाने के बाद पर्यटन विभाग ने हमने RTI लगाई थी। पर्यटन विभाग ने हमें मैप भेजा जिसमें कहा हमने 1 से 42 एकड़ राजस्व एरो स्पोर्ट्स को लैंड दी है। उन्होंने लैंड दी है, सड़क नहीं दी। ये साफ लिख करके दिया। नगर उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।